खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन को बाधित करने की धमकी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पन्नू ने धमकी दी है। कल ओडिशा में भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन होना है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल इसमें शिरकत करेंगे। सम्मेलन में 250 से ज्यादा पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पतविंदर पन्नू ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है, कोरी धमकी दी है। कल ओडिशा के भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन होना है। भुवनेश्वर से सुब्रत कुमार दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सुब्रत, क्या है पूरी खबर? उड़ीसा में जो होने जा रहे हैं भुवनेश्वर में डीजी और आईजीपी के सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन होने जा रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह कल उद्घाटनी समारोह में शिरकत करेंगे और परसों नरेंद्र मोदी वहां शिरकत देने वाले हैं। उससे पहले खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है, ताकि लोगों को, सरकार को डराने वाले एक वीडियो जारी किया है। तो इसके वजह से ऐसे भी जो भुवनेश्वर के उड़ीसा पुलिस हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर है और सुरक्षा का कड़ी इंतजाम 2 दिन पहले ही कर दिया गया है, ताकि डीजीपी, आईजीपी आ रहे, अजीत डोभाल आ रहे, एनएसजी का चीफ आ रहे, आईबी चीफ आ रहे हैं। तो ये जो धमकी दी गई है, क्या ये डीजीपी सम्मेलन को बाधित करने के लिए दी गई है? जी जी बिल्कुल, डीजीपी सम्मेलन बाधित करने के लिए, एक भय का वातावरण दिखाने के लिए ये वीडियो जारी किया गया है पन्नू की तरफ से। और वीडियो में कहा क्या गया? वीडियो में ये कहा गया है कि जो टेम्पल सिटी है भुवनेश्वर, उसको टेरर सिटी जैसे बनाया जाए, ग्राउंड टेरर सिटी भुवनेश्वर होगा, इस हिसाब से वो वीडियो में जारी किया है। ठीक है सुब्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, खबरों में आने के लिए। पतविंदर पन्नू इस तरह की हरकतें बार बार करता रहता है और इस तरह की धमकियां भी जारी करता रहता है। बहरहाल इस मामले की जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां राम मंदिर बनने के बाद दर्शन के लिए आ चुके हैं। अयोध्या का विवाद जैसे ही थमा, नारे काशी और मथुरा बाकी है कि भी लगने लगे। फिर हुआ भी, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर याचिका कोर्ट में दाखिल की गई। मामला स्थानीय अदालत होते हुए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद ज्ञानवापी का सर्वे भी हुआ। इस सर्वे में कई ऐसे तथ्य मिले जिससे यहां पर मंदिर होने के दावों को बल मिलता है। यानी ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसे कई सबूत मिले जिससे हिंदू पक्षकार जो हैं उनके दावे को कहीं ना कहीं इस बात का इशारा मिलता है कि उनके तर्कों में दम है। वहीं काशी के बाद मथुरा को लेकर भी एक याचिका दाखिल की गई। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिका लगाई गई। इस याचिका को भी कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर एक सियासी नारा जिसमें यह कहा जा रहा था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसे कहीं ना कहीं अदालती चौखट पर लाकर हकीकत की जमीन पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन सियासत और धर्म दोनों का इस देश में गहरा नाता रहा है और इसी के इर्द गिर्द देश की सियासत घूम रही है। संभल में जामा मस्जिद को लेकर दाखिल याचिका और उस पर अदालत के आदेश ने सबको चौंका दिया। इसे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मामले में कोई सुगबुगाहट थी ही नहीं। अब ताजा विवाद जुड़ा अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर, जहां अब शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल एक याचिका लगाकर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। यह याचिका स्थानीय अदालत में लगाई गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एएसआई, अल्पसंख्यक मंत्रालय और दरगाह कमेटी से जवाब मांगा। याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई। वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता योगेश सिरोजा ने बताया कि वाद पर दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई। सिरोजा ने कहा कि दरगाह में एक शिव मंदिर होना बताया जा रहा है, उसमें पहले पूजा पाठ होता था। पूजा पाठ दोबारा शुरू करवाने के लिए वाद सितंबर 2024 में दायर किया गया। अदालत ने वाद स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई कार्यालय, नई दिल्ली को समन जारी हुए हैं। इन पक्षों से जवाब मांगे गए हैं। महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर को तोड़कर मुगल आताताइयों ने उस पर मजार बना दी और सारे देश में ऐसा ही सिलसिला चला है।
आप देखोगे ज्ञान वापी है, मथुरा है, काशी है और संस्कृत वेद विद्यालय जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर में ही और भोजशाला में, वो सब कुछ ऐसे तोड़ के बनाया गया हमारे मठ मंदिर को। इसको लेके हमने याचिका फाइल के बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं उन सबको नोटिस जारी किया है। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस किया है और वहाँ साक्ष्य में तो हरवेला शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। अरे भाई, जो दरगाह है, दरगाह के मालिक को ही तो नोटिस जाएगा। दरगाह भारत सरकार के अंडर आती है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, और जो संचालित करती है कमेटी वो भी उनके अंडर आती है। जो संचालित कमेटी करती है उसको नोटिस कर दिया। अब विष्णु गुप्ता की याचिका पर नोटिस हो गया, इसे लेकर विवाद की स्थिति बनने लग गई। इसमें अजमेर दरगाह के चीफ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की याचिकाएं डाली जा रही हैं, लेकिन इससे माहौल बिगड़ रहा है, माहौल खराब हो रहा है। ऐसे पब्लिसिटी स्टंट बंद होने चाहिए। वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहां पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है। अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीफ पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है। तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक ढूंढते रहोगे। ये संभल के अंदर किया, उसका नतीजा क्या निकला? 5 बेकसूर शहीद हो गए। लेकिन अभी दावे किस आधार पर हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दरअसल ये दावा एक किताब के हवाले से किया गया है जो 1911 में रिटायर्ड जज हरबिलास सारता ने लिखी। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की इस किताब में कई जानकारियां दर्ज की गई हैं। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और मंदिर परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। जाहिर सी बात है, इसे लेकर विरोध तो होना ही था। अब इस मामले में दावे को लेकर ऑल इंडिया सज्जादानशी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हुए 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और कहा कि ऐसे मामले पर रोक लगनी चाहिए। नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब मामला विवादों में आया तो सियासत में भी आया। इस मामले पर विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से महासचिव रामगोपाल यादव ने कमान संभाली और इसे लेकर सरकार को घेरा। कहा कि देश में आग लगाने की साजिश की जा रही है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं।
सत्ता में बने रहें बस। लेकिन सिर्फ रामगोपाल यादव ही नहीं है, बल्कि AIMIM के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर सरकार को घेर रहे हैं और इस विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने सवाल भी उठाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है और उनके आरोपों को खारिज कर रही है। अजमेर पर उठे सवालों के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर ही वार कर दिया। राम गोपाल जी के पार्टी का DNA है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? उनकी जुबान नहीं खुलती है। केवल हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी सबक सीखें, देश का मूड अब इनके साथ नहीं है। तो अजदुद्दीन ओवैसी से लेकर पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार यह कह रही है कि विपक्ष हिंदुओं की भावनाओं की कद्र नहीं करता है, हिंदुओं की आस्था की कद्र नहीं करता है, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बार बार आप एक एक्ट का नाम सुनते होंगे, 1991 वर्शिप एक्ट, यानी कि 1991 में लागू किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या कहता है एक्ट? यह एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल से नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लेकर आई थी, इसलिए इसका नाम 1991 वर्शिप एक्ट हुआ। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बहुत गर्म था, लेकिन इस एक्ट के आर्टिकल 5 के अंतर्गत अयोध्या और बाबरी के मुद्दे और इससे जुड़े तमाम मुकदमों को एग्जेम्पशन दिया गया था। यानी ये 1991 का एक्ट अयोध्या मामले पर लागू नहीं होता था, इसलिए उस मामले की सुनवाई कोर्ट में चली। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी आपको बताते हैं। साल 1192 में अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया, जब मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन कायम कर लिया था। आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर चिश्ती के शिक्षाप्रद प्रवचनों ने जल्दी स्थानीय आबादी के साथ साथ सुदूर इलाकों में राजाओं, रईसों, किसानों, गरीबों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने वहां पर उनकी कब्र बनवा दी। अजमेर में उनकी दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब जैसे शासकों ने वक्त वक्त पर जियारत भी की। लेकिन दूसरी तरफ इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है। यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम लोग ये तो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना आप आखिर कब तक जारी रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ के दावे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के दावे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, शीतकालीन सत्र में इसे विस्तार दे दिया गया है। अभी अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के आखिर में पेश कर सकेगी। लेकिन इस बीच वाराणसी में एक बार फिर वक्फ के दावे का जिन्न बाहर निकल आया। मामला जुड़ा है यूपी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक कॉलेज से, जिसकी बनारस में एक अपनी अलग पहचान है। दरअसल 2018 में 115 साल पुराने संस्थान पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के सहायक सचिव आले अतीक ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत 2018 में कॉलेज प्रबंधन को नोटिस भेजा। उसके बाद प्रबंधक कमेटी की ओर से इसका जवाब भी दिया गया। करीब 2 साल पहले परिसर में स्थित मजार में निर्माण को लेकर मामला गरमाया था, लेकिन पुलिस के दखल से मामला शांत हो गया था। यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DK सिंह की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर को यूपी सुन्नी
वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस देकर कॉलेज की जमीन पर अब दावा किया गया, जिसका जवाब 21 दिसंबर 2018 को फिर दिया गया। मामला सामने आने के बाद पुराने और अभी के छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मामले ने अचानक एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कही थी और इस कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है और 100 एकड़ की इस जमीन पर इसे वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया है। यह मामला भी तूल पकड़ रहा है। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष से या हिंदुओं की तरफ से मस्जिदों की बात की जाती है, तो वक्फ बोर्ड की तरफ से स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि मंदिरों पर भी वक्फ के दावे देखने को मिलते हैं। इसलिए सिलसिला दोनों तरफ से चल रही है और इससे फिलहाल रोके जाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, क्या इसका जवाब आज मिल पाएगा? आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में सियासत भारी है। उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि बैठक लगातार जारी है। महाराष्ट्र सियासत की महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी, अजित पवार गुट के तीनों दिग्गज देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली में मौजूद है। तो दिल्लीत दाखल झालेला आहे आणि लाडका भाऊ ही ओळख माझी सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे। त्यामुळे तुमच्यासोबत काही मंत्री देखील उपस्थित आहेत, खासदार देखील उपस्थित आहेत। हो आहेत ना, सविस्तर चर्चा होणार मुख्यमंत्री आणि इतर आपलं मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात देखील सविस्तर सगळी चर्चा होईल आणि त्याचा इतिवृत्त तुम्हाला सांगेल। पण तुम्ही येण्यापूर्वी 2 उपमुख्यमंत्री सुद्धा बैठक करतायत अजित पवारांच्या सोबत, प्रफुल्ल पटेल यांच्या, सुनील तटकरे यांच्या निवासस्थानी। ते पण बैठकीला येणार आहेत, त्यामुळे ते देखील त्या बैठकीत आहेत आणि त्या अगोदर आल्यामुळे त्यांची पक्षाची बैठक, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली असेल। ओके तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में गृहमंत्री के आवास पर होंगे और बैठक शुरू हो जाएगी। अब से ठीक कुछ देर के बाद तीनों की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। तीनों मतलब देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, जहां नई सरकार की तैयारियों के सिलसिले में, नए सीएम, नए नेताओं, नई कैबिनेट के सिलसिले में मंथन होना है, जिसमें बहुत मुमकिन है कि मंत्री पदों के बंटवारे के साथ साथ पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा हो जाए। दूसरा, एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम ना होने की सूरत में वो किस विकल्प के साथ जाना पसंद करेंगे? क्या वो केंद्र में मंत्री पद लेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर उन्हें मुखिया बनाने का कदम उठाया जाएगा? तो क्या वो इसके लिए तैयार हो पाएंगे? तो आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर आपको जानकारी हम लगातार देते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन को बाधित करने की धमकी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पन्नू ने धमकी दी है। इस पर डीजीपी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ऐसे देश विरोधी तत्वों की पोटेंशियल थ्रेट को पूरी तरह से नजर में रखा जा रहा है, सतर्क रखा जा रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष के किसी वक्तव्य पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे देश के विरोधी तत्व हैं, इसलिए हम लोग अपनी पूरी क्षमता से और पूरी प्रोफेशनल दक्षता के साथ इस इवेंट को संपन्न करेंगे।